हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं गुर्जावलियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने गुर्जावलियों पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय देखे थे, तो उसी कड़ी में आज हम उसके आगे के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देख रहे हैं। ये परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रमेय क्या लिखा है? किसी वलय R प्लस डॉट के गुणजावलियों के संग्रह का सर्वनिष्ठ एक गुणजावली है। अब ये यहाँ पर जो संग्रह, यहाँ पे जो संग्रह दिया है, ठीक है, तो ये कैसा संग्रह है? ये है स्वेच्छ संग्रह। ठीक है, गुणजावलियों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ एक गुणजावली होता है। अब ये स्वेच्छ संग्रह क्या है, उसके बाद हम उसका सर्वनिष्ठ भी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्वेच्छ संग्रह, स्वेच्छ मतलब आप समझ जाइए कि जैसे किसी बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स रखी हैं और हर हर बॉल्स में कुछ क्रमांक लिखा है। जैसे किसी बॉल में लिखा है 1 नंबर, किसी बॉल में लिखा है 2, ऐसे करके बहुत सारी बॉल्स रखी हैं। मान लो 1000, 1500, 2000, मतलब जितनी आपको मानना है उतनी मान लो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कलेक्शन निकालो, कुछ बॉल्स वहां से निकालो। तो आप नंबर वाइज नहीं निकाल रहे ना। अगर आप नंबर वाइज निकाल रहे हैं तो फिर भी स्वेच्छ, स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से बस ऐसे उठाए बहुत सारे बॉल्स रख दिए। तो अब आप खुद बताइए, उस बॉक्स में बॉल्स तो सब इधर उधर पड़ी हैं। हाँ, नंबर सब में लिखा है लेकिन लाइन से जमी हुई नहीं है, वो तो सब ऐसी जस्ट बॉक्स, मतलब उस बॉक्स में रखी हुई है। और आप ऐसे करके एक कलेक्शन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई से भी नंबर्स वाले बॉल्स हो सकते हैं। हो सकता है उसमें 22वें नंबर वाला बॉल हो, फिर हो सकता है उसमें 97 नंबर वाला भी हो सकता है, और कितनी भी संख्या में वो बॉल्स हो सकती है। आप बस उनका स्वेच्छ यानी अपनी इच्छा से बस आर्बिट्ररी कलेक्शन, आर्बिट्ररी मतलब आप उसमें किसी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं की है कि हाँ मुझे ये बॉल्स चाहिए या ये नंबर वाली चाहिए, ये गिनती चाहिए, ये सीरीज चाहिए। आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, आपने जस्ट एक कलेक्शन तैयार किया है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्वेच्छ संग्रह। ठीक है, बिना बिना कुछ ज्यादा ज्यादा जांच पड़ताल किए बस आपने एक स्वेच्छ संग्रह तैयार किया और उसका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, ठीक है, उन्हीं गुर्जावलियों का कलेक्शन जो आपने तैयार किया है, स्वेच्छ संग्रह जो आपने तैयार किया गुर्जावलियों का, उसका सर्वनिष्ठ अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो भी एक गुर्जावली होता है। ये हमको दिखाना है। तो मैं मान लेता हूं कि मान लो एस आई बोल देता हूं, जहां आई जो है वो कहां से आते हैं? ये इंडेक्स सेट से आते हैं। ठीक है, इंडेक्स सेट। तो ये आपको जो कैपिटल लैम्डा जो दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स सेट। ये सिंबल का नाम है कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा, ऐसे करके बनता है। अब इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये है हमारा इंडेक्स सेट। अब देखिए, तो मान लो ये जो है वो क्या है? गुणजावलियों का, वलय आर की गुणजावलियों का ना, वलय आर की, वलय आर की गुणजावलियों का स्वेच्छ संग्रह है, स्वेच्छ संग्रह है। ठीक है, स्वेच्छ संग्रह। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सब गुणजावलियां हैं तब इनमें से कोई भी सदस्य, इन गुणजावलियों से कोई भी सदस्य रिक्त नहीं होगा, यानी कि सब के सब अरिक्त होंगे, क्योंकि गुर्जावली की परिभाषा में ही आता है ये, गुर्जावली की परिभाषा में ये बात शामिल है कि कोई अरिक्त उपसमुच्चय आर का गुर्जावली कहलाता है यदि वह एक आर का क्या हो? योज्य उपसमूह हो, और प्रत्येक आर बिलोंग्स टू आर और एस बिलोंग्स टू एस के लिए आर एस एस आर बोथ, यानी दोनों ही बिलोंग्स टू एस होने चाहिए। कौन कौन? आर एस एस आर। जब उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये सब गुणजावलियां हैं, तो ये अवश्य ही अरिक्त होंगी। तब एस आई डज नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि फाइव का नल सेट, यानी कोई भी गुणजावली नल सेट नहीं हो सकता। तो एस आई डज नॉट इक्वल टू फाइव हो गया। और ये बात सच होगी फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी कि ये बात इस
संग्रह के, इस संग्रह के सभी सदस्यों के लिए सच है। तो तब एस आई डज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इतना। साथ ही अब ये तो पता चल गया कि कोई भी इस संग्रह का कोई भी मेंबर्स रिक्त नहीं है ना भाई, रिक्त नहीं है, अर्थात सब के सब क्या है, अरिक्त है। तो ये बात आप ध्यान से सुनेंगे। साथ ही प्रत्येक एसआई क्या है, प्रत्येक एसआई क्योंकि गुणजावली है तो आर का क्या है, योज उपसमूह है, योज उपसमूह है। और जब प्रत्येक एसआई यानी प्रत्येक गुणजावली आर का योज उपसमूह है तो इसका अर्थ यह है कि उन सभी कलेक्शंस का मतलब जो कलेक्शन में जो मेंबर्स हैं, जो गुणजावलियां हैं, उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन जहां आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये एप्सिलॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, उन सब का इंटरसेक्शन ये भी क्या होगा, आर का योज्य उपसमूह होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको पता है कि अगर अगर किसी ग्रुप के कुछ सब ग्रुप्स हों तो उन सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी उस ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो आर का अगर ये प्रत्येक ऐसा यानी इस कलेक्शन का हर एक सदस्य आर का योज्य उपसमूह है तो उन कलेक्शंस का इंटरसेक्शन भी आर का योज्य उपसमूह होगा, ठीक है। इन जब मतलब जो आर्बिट्ररी जो कलेक्शन होता है उनके मेंबर्स के इंटरसेक्शन को इसी तरीके से लिखा जाता है। आप इसके लिए जरूर वो वीडियो इंडेक्स सेट वाला देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आर का एक योज्य उपसमूह होगा। अच्छा, अब जब प्रत्येक ऐसा ही आर का योज्य उपसमूह है, इसका अर्थ ये कि सब में जीरो तो कम से कम पक्का है, क्योंकि भैया ऐसा ही क्या है, आर का योज्य उपसमूह है अर्थात वो खुद भी एक समूह है, तो योज्य तत्समक अवयव तो रखेगा ही रखेगा। तो साथ ही जीरो बिलोंग्स टू एस आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। अब जब ये जीरो सब में है, फॉर ऑल आई मतलब सब में, इस संग्रह के सारे सदस्यों में जीरो है, इसका अर्थ यह है कि जीरो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा सर, ठीक है। अब जब जीरो उन सबों के इंटरसेक्शन में है तो इसका अर्थ यह है कि उनका इंटरसेक्शन खाली तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में कोई और हो ना हो, जीरो तो है सर, तो इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं हो सकता, यानी कि एम्प्टी नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी ही होगा। अब जब पता चल चुका है कि वो नॉन एम्प्टी है तो आप अपनी इच्छा से उसमें कोई एक अवयव चुन सकते हैं, मान सकते हैं। मान लो आर बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं, एस बिलोंग्स टू ले लेते हैं इंटरसेक्शन एस आई, जहाँ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये दोनों ही स्वेच्छ अवयव हम लेके चल रहे हैं, कोई से भी स्वेच्छ अवयव। तो इसका अर्थ यह है कि आर बिलोंग्स टू आर तो होगा, नीचे लिखता हूं मैं, नीचे लिखता हूं। इसका अर्थ यह है कि आर बिलोंग्स टू आर तो चलो ठीक है, और एस किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ एस आई, यानी कि इन उन सबों जो भी उस आर्बिट्री कलेक्शन में जितनी भी गुणजावलियां हैं उन सबों के इंटरसेक्शन में एस जो है वो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एस बिलोंग करेगा उस कलेक्शन के हर एक सदस्य में। तो भैया इंटरसेक्शन में तो वही चीज होती है ना जो सब में कॉमन होती है, तो एस अगर इंटरसेक्शन में है तो एस इस फैमिली के हर एक मेंबर में होगा। हर एक मतलब कैसे लिखेंगे, हर एक, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये आई जिस इंडेक्स सेट से लिया गया है ना, ऐसे ही और इंडेक्स सेट के और सारे अवयवों के लिए जो जो आइडियल्स होंगे वहां पे उन सबों में एस बिलोंग करेगा। और प्रत्येक एस आई क्या है, आर का एक गुणजावली है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तथा तथा चूंकि प्रत्येक एस आई आर का एक क्या है, गुणजावली है, अतः इससे आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक आर बिलोंग्स टू आर और एस बिलोंग्स टू एस आई। इट इम्प्लाइज दैट आर एस एस आर दोनों दोनों किस में होंगे, एस आई में होंगे। और ये बात सच होगी फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई सीधी सी बात है,
सभी की सभी गुणजावलियों में एस है, सबकी सब गुणजावलियां है भी और सब में एस है भी, इसलिए आर एस एस आर सबों में होगा, उस कलेक्शन के सारे मेंबर्स में होगा। और जब आर एस एस आर उस कलेक्शन के सारे मेंबर्स में है, इसका मतलब आर एस एस आर उन सबों कलेक्शन के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, उन सबों कलेक्शन के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये हो गया, देखो आर एस एस आर बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई। अब आप कहानी कहाँ से शुरू की थी, ये देखो, मानो मानो आर बिलोंग्स टू आर, एस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई, और आपने दिखाया आर एस एस आर बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई। यानी कि आप खुद देख लीजिए, एक तो इंटरसेक्शन एसआई के बारे में हमने दिखाया कि आर का एक योज्य उपसमूह है, ये इसके लिए गुणजावली बनने की पहली शर्त यहाँ पे पास हो गई थी, क्लियर हो गई थी, और दूसरी शर्त यहाँ पे हो गई, आपने दिखाया ना कि आर बिलोंग्स टू आर और एस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस है, ये दोनों स्वेच्छ अवयव थे, यानी स्वेच्छ मतलब सभी के लिए बातें सच है। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई। हमने दिखा दिया, क्या दिखाया, आर एस एस आर दोनों बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस आई, और इसीलिए सिद्ध होता है कि इंटरसेक्शन एस आई यानी कि स्वेच्छ गुणजावलियों का जो सर्वनिष्ठ है वो क्या होगा, वो स्वयं भी एक गुणजावली होगा, क्योंकि गुणजावली की दोनों शर्तें आपने इसके लिए सिद्ध करके दिखा दी। तो आप वो लाइन को नीचे लिख देंगे और आपका प्रमेय समाप्त हो गया। कितना सरल प्रमेय था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमेय, आता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगला प्रमेय है, एक क्षेत्र कोई उचित गुणजावली नहीं रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो दूसरा प्रूफ देखते हैं, एक क्षेत्र कोई कोई उचित गुणजावली नहीं रखता, इसका अर्थ यह है कि अगर F कोई फील्ड है, अगर F कोई क्षेत्र है, ठीक है, F कोई अगर क्या है, क्षेत्र है, और अगर कोई मान लो I जो है, अगर F की कोई गुणजावली है, I क्या है, F की कोई गुणजावली है, तो प्रमेय को फिर से एक बार गौर से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, एक क्षेत्र कोई उचित गुणजावली नहीं रखता, यानी कोई फील्ड कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा उसका, अगर एफ कोई फील्ड है तो उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, यानी कि अगर आई एफ का अगर कोई आइडियल है तो ये आई जो है या तो सिंगलटन सेट जीरो होगा या आई स्वयं एफ होगा, क्योंकि उचित गुणजावली यानी प्रॉपर आइडियल्स नहीं रखता है, इसका मतलब ये है कि वो सिंगलटन सेट जीरो और स्वयं को छोड़ करके कोई भी आइडियल नहीं रखता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को छोड़ करके और जो आइडियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर आइडियल्स बोलते हैं, यानी कि उचित गुणजावली बोलते हैं, तो वो नहीं रखता है, हमको बताना है अगर कोई मतलब क्षेत्र जो है वो उचित गुणजावली नहीं रखता है, यानी कि हर फील्ड, अगर एफ एक फील्ड है तो उसके पास केवल और केवल दो ही गुणजावली होंगी, और वो होंगी सिंगलटन सेट जीरो अर्थात इकाई समुच्चय शून्य, और दूसरी गुणजावली वो एफ खुद ही होगा, इन दोनों के अतिरिक्त उसके पास और भी कोई गुणजावली बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और इन दोनों गुणजावलियों को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट जीरो और खुद, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं विषम गुणजावली अर्थात तुच्छ गुणजावली, और इन दोनों के अतिरिक्त और जो गुणजावली रहते हैं उनको बोलते हैं उचित गुणजावली, वो नहीं रखते, हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि माना एफ एक वलय है तथा आई एफ की एक गुणजावली है, एफ एक वलय है तथा आई एफ की क्या है, गुणजावली है। तो भैया आपको बताना है कि कोई भी उचित गुणजावली वो क्षेत्र नहीं रखेगा, यानी कि ये जो आई आपने मान लिया है ना कि आई एफ की गुणजावली है, तो आपको दिखाना है कि ये आई उस एफ की उचित गुणजावली नहीं हो सकती, यानी कि तब हमें, जब उचित गुणजावली है नहीं, इसका मतलब उस आई के लिए दो ऑप्शन हमारे पास हैं, तब हमें ये दिखाना है, यह दर्शाना है कि आई या तो शून्य होगा, सिंगलटन सेट शून्य होगा, या फिर आई स्वयं एफ होगा। ठीक है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, अब सुनो,
अब मान लेते हैं कि यदि i बराबर 0 हो गया तो क्या होगा। अब i अगर 0 हो गया तो भैया आप बोल रहे हो ना f की गुणजावली कौन है, i, और i अगर 0 है तो 0 तो है ही क्या बोलते हैं, ये तुच्छ गुणजावली है, विषम गुणजावली है। तो प्रमेय वैसे ही सिद्ध हो जाएगा कि वो कोई उचित गुणजावली। तब हमें कुछ मतलब ऐसी स्थिति में हमें कुछ सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं, हमको तो दिखाना है ना कि कोई भी उचित गुणजावली नहीं रखता है करके, हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो अगर i 0 है तो 0 तो क्या बोलते हैं, विषम गुणजावली है, यानी कि तुच्छ गुणजावली है। तो हम आप लिखेंगे, तब हमें कुछ सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि i 0 है और वो खुद तुच्छ गुणजावली है, तो प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, उचित गुणजावली नहीं रखता है। हाँ भैया, प्रमेय वो जो फील्ड है हमारा वो विषम गुणजावली ही रखता है। लेकिन अगर i 0 नहीं है, तो i अगर 0 है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन i अगर 0 नहीं है तो निश्चित रूप से अब तुमको सिद्ध करना बच गया कि सर i अगर 0 नहीं है तो i कोई और नहीं, सीधा कौन होगा, f होगा। i के पास यही दो ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन अगर नहीं है तो आपको एकमात्र आपको जो सिद्ध करना है वो ये है कि किसी भी तरीके से i को f के बराबर सिद्ध करना है, तब ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी फील्ड के पास सिर्फ दो ही गुणजावली हो सकती है, या तो सिंगलटन सेट 0 और या तो वो स्वयं के बराबर, मतलब स्वयं हो खुद। तो i बराबर 0 रहेगा तो हमें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और i अगर डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बच गया ये, अब उसको सिद्ध करेंगे अपन। तो अब देखो ध्यान से, अपन एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि माना a कोई एलिमेंट है जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और ये एलिमेंट जो है वो हम मान लेते हैं बिलोंग्स टू i, कोई स्वेच्छ अवयव है। कैसा अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। अब जब भाई a बिलोंग्स टू, आप i माने हो स्वेच्छ अवयव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये a जो है वो फील्ड का ही अवयव है, क्योंकि i क्या है, i क्या है, गुणजावली है, और गुणजावली भैया फील्ड का तो सबसेट ही होता है, सबसेट होता है ना, उपसमुच्चय होता है ना। तो ये ए फील्ड का ही एलिमेंट है, और फील्ड का एलिमेंट है, और वो नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, अपन लिखेंगे चूंकि एफ एक क्या है, एफ एक फील्ड है, ठीक है, एफ एक फील्ड है, अतः जब ए बिलोंग्स टू, ये आई है ना, आई, और आई किसका सबसेट है, एफ का, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू क्या होगा, ए बिलोंग्स टू एफ होगा। और अगर मान लीजिए, मतलब अगर ए जो है एफ में है तो इसका मतलब ए इनवर्स भी किस में होगा, एफ में होगा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखो, क्योंकि फील्ड का डेफिनेशन है हर नॉन जीरो एलिमेंट, ये देखो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वो नॉन जीरो एलिमेंट है, और नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिर्फ फील्ड में होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम आई के गुणजावली होने का इस्तेमाल करेंगे। गुणजावली की क्या शर्त है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, आर एस एस आर दोनों बिलोंग्स टू एस। तो देखो मतलब आर का कोई भी अवयव ले लो, एस का कोई भी अवयव ले लो, और ये दोनों का गुणा करके, जब आप दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों एस में बिलोंग करते हैं। तो भैया आई अगर यहाँ गुणजावली है तो उसको भी ये पालन करना चाहिए। कौन सा पालन करना चाहिए, कि यदि ए बिलोंग्स टू आई है, देखो ना आप, ए बिलोंग्स टू आई है और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ना, ये आर की जगह इसको देखो, एस की जगह इसको, ये गुणजावली है, ये फील्ड है हमारा, है नहीं भाई। तो क्या होगा, दोनों का गुणनफल किस में बिलोंग करेगा, एस में, यानी कि उस आइडियल में, यानी आई में। इसका मतलब वन बिलोंग्स टू आई। अब अपन मान लेते हैं, अब माना एक्स बिलोंग्स टू एफ कोई स्वेच्छ अवयव है, एक्स बिलोंग्स टू एफ क्या है, कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास तथा करके मैं लिखता हूं, तथा वन क्या है, वन को हमने आई में बिलोंग करते हुए दिखा दिया है। फिर से यही वाला गुण लगाओ, अतः अतः देखो ना, आर बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के जगह पे आप देखो एफ को, यानी एक्स बिलोंग्स टू एफ
और 1 बिलोंग्स टू आई, इट इम्प्लाइज दैट दोनों का गुणा करोगे x इंटू 1 या 1 इंटू एक्स, तो दोनों बिलोंग टू कितने में होना चाहिए, आई में होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आई हो गया। समझ में आ रहा है ना। और ये x बिलोंग्स टू f आपने स्वेच्छ अवयव लिया था, यानी कि f का कोई भी स्वेच्छ अवयव i में बिलोंग कर रहा है भाई। अतः आप क्या दिखा दिया, x बिलोंग्स टू f बिलोंग इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू i फॉर ऑल x, है ना भाई, फॉर f के सारे अवयव i में हैं, तो इसका अर्थ ये है कि f सबसेट हो जाएगा किसका, i का। लेकिन भैया, लेकिन i कौन है, f की गुणजावली है, और गुणजावली हमेशा उस फील्ड की सबसेट होती है, उस हिसाब से i सबसेट होना चाहिए f का। तो इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखोगे तो हो जाएगा i इक्वल f। हमें यही सिद्ध करना था। हमने यहाँ से गाड़ी चालू की थी, हम बोले थे अगर i सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं है तो फिर i अवश्य ही f के बराबर होगा, और वो आपने सिद्ध कर दिया। तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी फील्ड उचित, है ना भाई, उचित गुणजावली नहीं रखता है, वो हमेशा तुच्छ गुणजावली ही रखता है, अर्थात सिंगलटन सेट 0 और खुद f। ठीक है, तो यही वाला प्रॉपर्टी लगा है यहाँ पे भी, x बिलोंग्स टू f को स्वेच्छ अवयव माने और 1 बिलोंग्स टू i आपने दिखाया है ऊपर, तो दोनों का गुणा, ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू f और i बिलोंग्स टू i, तो x इंटू 1 या 1 इंटू एक्स, दोनों ही किस में बिलोंग करेंगे, दोनों ही, जैसे यहाँ पे आई एस आर आर किस में बिलोंग करते हैं, एस में, तो वैसे ही आई में बिलोंग करेगा। एफ का कोई भी स्वेच्छ अवयव आई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एफ सबसेट आई होगा। लेकिन भैया आई एफ की गुणजावली है, इसलिए वो उसका सबसेट होगा, तो दोनों को कंबाइन करके बराबर लेती है। इस तरह से आपका प्रमेय हुआ समाप्त। और भी प्रमेय आप लोग पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और टॉपिक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।